हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको हम रदरफोर्ड जो मॉडल की सफलता है उस पर चर्चा करेंगे। दूसरे पॉइंट पर चर्चा करेंगे रदरफोर्ड मॉडल की कमियां, इधर किन किन रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल के आधार पर किन किन घटनाओं की व्याख्या करने में सफल रहे हैं और किन घटनाओं की व्याख्या करने में असफल रहे हैं, उस पर चर्चा करते हैं। पहली बात, रदरफोर्ड अपने मॉडल के आधार पर आयनन की सफल व्याख्या किया, उदासीनता की व्याख्या किया, प्रकाश के वैद्युत प्रभाव आदि की सफल व्याख्या रदरफोर्ड साहब ने अपने मॉडल के सिद्धांत पर डाला। लेकिन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां रही जिसकी व्याख्या वह नहीं कर पाए और इन कमियों के आधार पर उनके मॉडल को स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन बहुत अधिक भौतिक घटनाओं की उन्होंने व्याख्या किया, लेकिन कुछ कमियां रह गई। पहली कमी थी उनकी परमाणु मॉडल के अस्थायित्व के संबंध में, रिगार्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ एटम। दूसरा है, इन्होंने क्लियर कट एक्सप्लेन नहीं कर पाया लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में। कौन? रदरफोर्ड साहब ने। आइए पहले तो इसकी हम व्याख्या करते हैं, आपको समझाते हैं। आपने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखा, जान चुके हैं कि उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षी पथ पर चक्कर लगाते हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि इनको वृत्तीय मार्ग में घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है, अभिकेंद्र त्वरण होता है, वह इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थिर वैद्युत बल से प्राप्त कर लिया। लेकिन आप जानते हो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के आधार पर, गति विज्ञान के आधार पर, कि नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वह त्वरित गति से गति करता है, त्वरित गति उसमें है। इन्होंने जो ये अपकेंद्र त्वरण आया उसको कुछ उसके बारे में कुछ नहीं, केवल अपकेंद्र त्वरण कह के चुप हो गए, कुछ बोल ही नहीं पाए। यह स्थिर होता है, क्या होता है, कुछ नहीं कहे, केवल अपकेंद्र त्वरण होता है, कहाँ प्राप्त होता है, इसकी तो व्याख्या इन्होंने कर दी है। प्यारे बच्चों, फिर वैज्ञानिकों की जब बाल सभा हुई, बाल सभा क्या माने, महापंचायत हुई, उनका सम्मेलन हुआ, तो उन्होंने कहा, वैज्ञानिकों ने उनके सामने समस्या खड़ा कर दिया, एक त्वरित आवेशित कण होता है, अगर वो हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा को उत्सर्जन करता है। तो उन्होंने कहा कि आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो उसमें अपकेंद्र त्वरण होता है। जब उन्होंने कहा कि त्वरण होगा तो त्वरित गति से गति करेगा, तो ये हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। जब ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो नाभिक के चारों ओर घूमता इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी घटती जाएगी और घटते 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 घट के एक ऐसे स्पाइरल हेलिक्स मतलब सर्पिल कुंडलिनी के पथ पर चलते हुए नाभिक में चला गिर जाएगा और परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा हम नहीं जानते, जो हमारी कल्पना थी हमने समझाया, आप कह रहे हैं ठीक है, मत स्वीकार करिए, ठीक है, आपकी परिकल्पना कर रहे थे, वैज्ञानिक आप नहीं। भाई घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करेगा, अपकेंद्र त्वरण होगा, त्वरित गति होगा, त्वरित गति होगा तो एक त्वरित गति करता हुआ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में किस सिद्धांत के, किस इलेक्ट्रोडायनेमिक आधार पर ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। जब कंटिन्यू ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो निश्चित रूप से जो पथ की त्रिज्या छोटी होती जाएगी और इलेक्ट्रॉन अंततः नाभिक में जाकर क्या गिर पड़ेगा, परमाणु का नाभिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। किस पथ पर चलेगा, स्पाइरल हेलिक्स के पथ पर। इन्होंने दूसरी इसकी व्याख्या नहीं कर पाए, अर्थात परमाणु के अस्थायित्व के बारे में व्याख्या नहीं अच्छी तरह से समझा दिया आपके लेवल में। दूसरा इन्होंने ये नहीं समझा पाए
कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर त्वरित गति से चक्कर लगा रहा, अपकेंद्र त्वरण है, उसकी क्या देख रहे हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है और इसकी त्रिज्या भी घट रही है, तो आवृत्ति घटेगी और आवृत्ति घटते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, तो ये आवृत्ति लगातार हो रही है, अर्थात नाभिक के चारों तरफ घूमता इलेक्ट्रॉन लगातार विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जन करेगा। आवृत्ति तो घटती जाएगी लेकिन उनकी कंटिन्यूटी क्या होगी, बनी रहेगी। त्रिज्या घटने से आवृत्ति घटेगी। आवृत्ति संगत जो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा वो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। जब ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, इससे अगर स्पेक्ट्रम प्राप्त करें तो प्राप्त स्पेक्ट्रम क्या होगा, सतत होगा। सतत होगा अर्थात सतत होने का मतलब इन जो स्पेक्ट्रम होगा उनके बीच कोई स्पष्ट लाइन नहीं खींच सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के जब सम्मेलन हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप जो कह रहे हो ये गलत है, और वैज्ञानिक ये कह रहे हैं नहीं, यह जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन माने विद्युत चुम्बकीय तरंगों ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वह सतत नहीं होता, बल्कि एक पतली लाइन मिलती है। उनका जो स्पेक्ट्रम होता है रेखी होता है। आप तो कह रहे हैं रेखी ना होकर सतत होता है, आपके हिसाब से तो ऐसा होगा, क्योंकि नाभिक के चारों घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू ऊर्जा का विद्युत चुम्बकीय तरंगों में ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहेगा, तो स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होगा तो क्या होगा, सतत होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। और उन्होंने कहा कि जो सतत होगा उसकी आवृत्ति नियत नहीं है आपकी, लेकिन जब रेखीय स्पेक्ट्रम होगी इनकी आवृत्ति निश्चित होगी। तो अर्थात इन्होंने कहा कि नहीं भैया, हम नहीं बता पाएंगे रदरफोर्ड, आप लोग बताइए, आप लोग कह रहे हैं। कहा ठीक है, हम बता रहे हैं, रेखीय होता है, इसकी एक निश्चित आवृत्ति होगी। कहीं कौन साहब आ रहे हैं, तो नील बोहर कहें कि मैं समझाऊंगा भाई। अर्थात रदरफोर्ड की कमियों को दूर किया बोहर साहब ने। इसका मतलब हुआ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा बोहर का परमाणु मॉडल। प्यारे बच्चों, इनके कमियां मुख्य थी, स्टेबिलिटी ऑफ एटम था, और लीनियर स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या इन्होंने नहीं कर पाया। जिनकी व्याख्या किया वो समझ गए बेटा। आज बेटा ये है रदरफोर्ड का जो लगभग 6 लेक्चर में, ये हम छोटे छोटे लेक्चरों में समाप्त किए। बढ़िया से नोट्स बना लीजिए। ओके बेटा।